तो हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मार्ट 2.0 में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10वीं की विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 क्या है मेरा, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है मेरा इस चैप्टर का नाम। तो आज हम इसके पूरा फुल पढ़ेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, समीकरण क्या होता है। चलिए चलते हैं चैप्टर की। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या पढ़ना है आपको देखिए, पहले आप लोग सबसे पहले क्या पढ़ना है इसमें से। तो इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में परिचय के बारे में इसका पूरा परिचय जानना है कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। उसके बाद क्या करना है हमको इसमें, उसके अगला बात क्या करना है हमको, रासायनिक समीकरण पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो कैसे लिखना चाहिए, उसका संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो अगला क्या है उसके बाद कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है और उपचयन अभिक्रिया होता है। पर दोस्तों आज हम इस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में पूरा चर्चा करने वाले हैं और इसका फुल रिविजन होगा, तो आप लोग जरूर देखिए। अब अगला क्या बोल रहे हैं कि आपने दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभावों को देखा है। इसमें हमको 2 टॉपिक है, क्या क्या, संचारण और विकृत रंधिता। तो आज हम इसके बारे में फुल चर्चा करने वाले हैं और इसके साथ ही साथ हम आप लोगों को एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं, प्लस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बताऊंगा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। सारा PYQ क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ आज, सारा PYQ, तो आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए चलते हैं इसका परिचय। सबसे पहले हम परिचय क्या देता है इसको देखो। पहले क्या बोल रहे हैं कि आपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों को पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे में ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। देखो, जब गर्मियों में हम दूध को खुला छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, वो मतलब खराब हो जाता है दूध, ठीक है ना, फट जाता है। इसके बाद क्या बोल रहा है अगला कि लोहे का पतला कील को जब वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। देखो, जब लोहे को जब हम हवा में छोड़ देते हैं उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। तो वही बोल रहा है कि ये सब क्या है, मेरा रासायनिक समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया है। ये सब मेरा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। लोहे में जंग लगना क्या है, मेरा रासायनिक अभिक्रिया है और वायुमंडल के कारण ही लग जाता है, ऑक्सीजन के कारण। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अंगूर का किण्वन होना, मतलब क्या बोल रहे हैं कि अंगूर में जो छोटा छोटा क्या बोलते हैं बैक्टीरिया आ जाता है, उसी को बुलाते हैं अंगूर का किण्वन होना। मतलब जो शराब बनता है, इससे भी शराब मेरा बनता है, किण्वन होकर मेरा क्या बनता है, शराब बनता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, तो उसी को हम शराब बना दिया जाता है उसी का। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि हमारे शरीर में भोजन को पचा लेना, मतलब जब हम खाते हैं तो हमारे जो शरीर में जो भोजन पचता है वो भी क्या है, एक मेरा रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। और जो हम सांस लेते हैं वही मेरा क्या है, मेरा रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। हम क्रियाकलाप 1 में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले इसका क्रियाकलाप 1 हम देखेंगे, क्या इसमें बोल रहे हैं कि जानेंगे कि इसमें कैसे अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है, इस क्रियाकलाप में एक शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन किसका आवश्यकता है, एक शिक्षक की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो क्या करना है कि पहन ले और उचित होगा। क्या करना है, देखो सुरक्षा के लिए छात्र आंखों में चश्मे पहन ले और उचित होगा। देखो मतलब क्या होता है, अभिक्रिया करते समय ना हो सकता है कि आपकी आंखों में उसका धूल पड़ जाए, जिससे आपका आंख भी खराब हो सकता है, बहुत कुछ में प्रॉब्लम हो जाता है। इसके कारण क्या बोल रहे हैं कि आप लोगों को सावधान में क्या करना है, चश्मा जरूर पहन के आना है, आप लोगों को क्या करना है, चश्मा पहन के आना, ठीक है ना। क्या बोल रहा है उसके बाद देखो इसमें क्या कर लेना। तो देखो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमार्क से रगड़कर साफ कर लीजिए। मतलब एक लेना है मैग्नीशियम रिबन को, उसको क्या करना है कि रेगमार्क से रगड़कर साफ कर लेना है, ठीक है ना। रेगमार्क होता है एक तरह का, मतलब होता है कपड़ा, जिससे कि क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से साफ कर लेना है रगड़ करके। उसके बाद क्या करना है, कितना लेना, 3 से 4 सेंटीमीटर लेना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसे चिमटे से पकड़कर स्पिलिट लेप या बर्नर से इनका दहन करिए तथा इसे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखो नीचे आप लोगों को दिख रहा है क्या है, इसका चित्र है, ठीक है ना, ये क्या है, इसका चित्र है। तो देखो क्या कर रहा है इसमें, देखो एक बर्नर लिया है, क्या किया है, बर्नर लेकर के उस चिमटा से पकड़ा है, किया मेरे रिबन को पकड़ा है चिमटा से, और ये जल रहा है तो यहाँ पर गिर रहा है, ठीक है ना। तो जो मेरा गिर रहा है, ये मेरा क्या बन रहा है, ये मेरा वॉच ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरा बन रहा है, ठीक है ना। ये जल्दी मेरा क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है मेरा। तो वही बोल रहा है कि दहन होने के बाद क्या बन रहा है मेरा, देखो मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इससे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो आप लोग जब इसमें आप दहन कीजिएगा इसका, तो अपने आंख को दूर ही रखिए, और यहाँ बोल रहा है पहले चश्मा पहन लीजिए आप, उससे अच्छा रहेगा, और आप लोग इससे दूर ही रखिए। तो इसे ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि तुम दिखाया गया, आप लोग इकट्ठा कर लीजिए इसको। ये जो मेरा बनता है, क्या बनता है मेरा, देखो क्या बन रहा है कि
कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना। मतलब क्या बन रहा है मेरा इसमें, वाच ग्लास बन जा रहा है, मतलब नहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरा बन जा रहा है। क्या बोल रहे हैं देखो, इसका परिणाम क्या निकला देखो पहले हम क्या देखेंगे कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह का साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, मतलब जो दहन होकर जो मेरा बन रहा है यहाँ पर, ये जो मेरा बन रहा है यहाँ पर दहन होकर जो मेरा ग्लास में जो ये मेरा यहाँ जमा जो हो रहा है मेरे पास, तो मेरा क्या जमा हो रहा है, मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जा रहा है। जल के यहाँ पर जो गिर रहा है मेरा क्या हो रहा है यहाँ पर कि क्या बन जा रहा है मेरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ बन जा रहा है मेरा, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि इसके बाद कि मैग्नीशियम का चूर्ण है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। मतलब जो क्या होता है कि जब मैग्नीशियम को दहन किया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन जल पाता है, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, संपर्क नहीं जाएगा तो ये नहीं जलेगा, वही बोल रहा है यहाँ पर। इसके लिए मैं एक समीकरण देता हूँ आप लोगों को, देखिए क्या बोल रहे हैं कि इसमें जैसे मैग्नीशियम इसको हम Mg से डिनोट करते हैं और प्लस में किसी कर रहा है तो ये O2 से कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन से कर रहा है। और ये मेरा बन क्या रहा है, MgO बन जा रहा है, ठीक है ना। क्या बन जा रहा है मेरा, MgO बन जा रहा है मेरे पास, ठीक है ना। ये जो मेरा MgO बना सो मेरा क्या है, ये मेरा MgO क्या है, इसमें से मेरा जो बना यहाँ पर वही मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरा किसको बुलाया जाता है, MgO को बुलाया जाता है, ठीक है ना। वही बोल रहा है यहाँ पर। तो अब ये मेरा खत्म हो जाता है। इसके बाद चले जाते हैं अगला क्रियाकलाप की ओर। तो क्या बोल रहा है दूसरा में कि क्या करना है आप लोगों को कि एक परखनली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लेना है। क्या करना है, एक परखनली लेना है इस तरह से, और क्या करना है इसमें से कि क्या लेना है, सीसा का मतलब लेड नाइट्रेट का इसमें से घोल लेना है। किसका लेना है, लेड नाइट्रेट का इसमें क्या करना है आपको घोल लेना है, ठीक है ना। लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का आपको यहाँ पर घोल लेना है। तो क्या बोल रहा है कि इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल लेना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है कि इसमें से पोटेशियम आयोडाइड का इसमें से घोल आपको मिला देना है, ठीक है ना। क्या करना है इसमें से पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देना है। इसमें से क्या होता है ना कि जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक अवक्षेप का निर्माण होता है, जिसको क्या बोला जाता है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप प्राप्त होता है और इसमें मिलियन में बनता है, इसका अभिक्रिया ही होता है। मतलब इसमें जब अभिक्रिया होता है तो क्या बन जाता है मेरा, लेड आयोडाइड बन जाता है और पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है मेरा इसमें, ठीक है ना। देखो समीकरण में क्या बनेगा, देखो पहले आप लोग यहाँ पर क्या बनता है देखो कि लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 तो इसमें जो मेरा अभिक्रिया हुआ उसमें क्या चलता पता है कि इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया मेरा हो रहा है, ठीक है ना। क्या किया है कि लेड नाइट्रेट को मिलाया है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड में मिला दिया है और क्या बन गया है मेरा, एक अवक्षेप प्राप्त हो गया है पीले रंग का, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, लेड आयोडाइड नाम है। अब चलिए चलते हैं अगले क्रियाकलाप की ओर। तो अगला क्रियाकलाप क्या बोल रहा है मेरे पास, तो देखो कि क्या करना है कि एक शंक्वाकार फ्लास्क तब परखनली में कुछ दानेदार जिंक का टुकड़ा डालना है। क्या करना है कि एक परखनली लेना है इसी टाइप का, क्या करना है इसमें से कि दानेदार जिंक का टुकड़ा डाल देना, ठीक है ना। क्या करना है वो दानेदार जिंक का टुकड़ा डाल देना है इसमें से, क्या करना है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को इसमें मिला देना है आपको। क्या करना है, सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों में से जो आपके पास उपलब्ध है उसको यहाँ पर मिला देना है। उसके बाद सावधानियां क्या बरतने से देखो, उससे पहले आप लोग क्या करना है, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिएगा। जिसमें अम्ल होता है वो बहुत ही मतलब ज्वलनशील होता है, इसलिए क्या बोला जाता है कि इसमें आप जो अम्ल का प्रयोग कीजिएगा उसमें से सावधानी से कीजिएगा, आपका हाथ में से जल सकता है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि क्या रास्ते में दाने के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रहा है, देखो जिंक की जो चूड़ा हम डाले उसमें क्या बोल रहे हैं कि जस्ते में दोनों आसपास के कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या बन रहा है मेरा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक क्या बोल रहे हैं जस्ता के साथ मेरा मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि इसके बाद क्या करना है कि शंक्वाकार फ्लक्स परखनली को स्पर्श कीजिए और इससे तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है। चलिए इसका परिणाम करने से पहले हम क्या निकल रहा परिणाम इसका मेरा, देखो तो क्या बोल रहे हैं कि जब एक परखनली में दानेदार जिंक में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो जिंक के धातु जिंक क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तो और प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब दानेदार जिंक में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जिंक धातु जिंक क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जिंक हम डाले थे उसमें से क्या हो जाता है वो मेरा जिंक क्लोराइड में मेरा परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। किसमें परिवर्तित होता है, जिंक क्लोराइड में मेरा परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना।
उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जब अंदर जिंक के टुकड़े पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो जिंक सल्फेट का हाइड्रोजन गैस बन जाता है तथा हाइड्रोजन गैस मतलब जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं उसमें क्या बन जाता है मेरा जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस मेरा बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पर निकल जाता है, देखिए आप लोग यहाँ पर जिससे आपको दिख रहा है इसमें क्या किया है, देखो ये मेरा क्या है, एक मेरा प्रश्नली है, शंक्वाकार का प्रश्नली है। इसमें मैंने क्या डाला, पहले जिंक का मतलब जिंक का टुकड़ा डाला है, उसके बाद क्या किया हम सल्फ्यूरिक एसिड उसमें से डाल दिया हम, तो उसमें क्या निकला मेरा क्या निकला इसमें मेरा, इसमें मेरा गैस जो है हाइड्रोजन गैस मेरा बाहर निकल गया। और इसमें से मेरा क्या बन गया, इसमें से मेरा जिंक क्लोराइड बन गया। तो फिर क्या बन गया मेरा सल्फेट जिंक सल्फेट बन गया, फिर जिंक क्लोराइड बन गया, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं इसके अगले टॉपिक की ओर। तो क्या बोल रहे हैं कि देखो कि ऊपर में दिए गए क्रियाकलाप के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब ये जो आप लोगों को जो भी दिखाएं हम सब जितना भी क्रियाकलाप हम आप लोगों को बताएं, ये क्या होता है कि इसमें से रासायनिक अभिक्रिया मेरा हो रहा है। बस एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए कि मेरा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। मतलब इस तरह से जो अभिक्रिया होता है उसको रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें से मेरा क्या होता है, देखो सबसे पहले कि इसमें क्या होता है कि अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। उसके बाद रंग में परिवर्तन हो जाता है। देखिए आप लोग देखिए ही कि जो अवक्षेप बना हुआ क्या बन गया, पीला अवक्षेप बना था, ठीक है ना। तो उसी को वहाँ पर क्या बनता है मेरा कलर यहाँ पर चेंज होता है, ठीक है ना। तो गैस का निकास ऑक्सीजन होता है, ये भी आप लोग देख चुके हैं, और तापमान में परिवर्तन किया जाता है उसमें, ठीक है ना। तो ये सब था मतलब इसका। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक को, मेरा ये परिचय का था इतना पार्ट, तो ये परिचय मेरा खत्म होता है। अब अगला टॉपिक का चर्चा से पहले हम अगला टॉपिक मेरा क्या है, रासायनिक समीकरण है मेरा, क्या है रासायनिक समीकरण। तो हम जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं इसको पहले हम। देखो क्या बोल रहे हैं कि यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर हम अपने चारों ओर के परिवर्तन मतलब दौड़ाएं नजर, तो उसमें से क्या होता है कि जो भौतिक रासायनिक परिवर्तन होते रहता है हमारे चारों ओर, कुछ ही परिवर्तन होता रहता है। जैसे आप लोग अगर आपको लगे घर में लोहे की कील होगा तो फिर कुछ होगा, उसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जंग लग जाता है, तो क्यों लगता है, मेरा रासायनिक अभिक्रिया के कारण लगता है। इसी को बोला गया है कि क्या बोल रहे हैं कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तब हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो गया। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब भी रासायनिक परिवर्तन कोई होता है, मतलब जैसे रासायनिक जो लोहा में क्या जंग लग जाता है, क्या रासायनिक में परिवर्तन हो जाता है, उसमें जब परिवर्तन हो जाता है उसको लगा रहता है उसमें रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब जो हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, किसे लिखते हैं कि रासायनिक मेरा अभिक्रिया हुआ है। जैसे मैंने बोला कि जैसे ये मेरा Mg है, इसको हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं तो मेरा क्या बन गया, इसे ये मेरा MgO बन गया, ठीक है ना। ये जो मेरा MgO बना, तो इसको क्या बोला गया मेरा, इस पूरे प्रोसेस को मेरा क्या बोला गया, तो इसको मेरा रासायनिक समीकरण बोला गया, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ऐसे परिवर्तन इसमें बनने वाले पदार्थ रासायनिक संगठन या गुणधर्म प्रारंभिक पदार्थों की पुण्यता भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे परिवर्तन जिसमें बनने वाले पदार्थ का रासायनिक संगठन मतलब जो बनता है उसका रासायनिक संगठन मतलब कंपोजिशन तथा गुणधर्म, उसका जो गुणधर्म होता है प्रारंभिक पदार्थों के पुण्यता भिन्न हो जाता है। मतलब जो जैसे पहले वो जिंक था तो जिंक से मेरा क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया उसमें से, तो उसका क्या होगा मेरा कि जो गुणधर्म था वो भी मेरा चेंज हो गया, प्लस में तो संगठन भी जो मेरा चेंज हो गया, रासायनिक संगठन भी उसका चेंज हो गया, ठीक है ना। वही बोल रहा है कि उसे क्या बोल रहे हैं पदार्थों रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब उसमें जो परिवर्तन कब लगा, उसमें रासायनिक परिवर्तन बोला। इसमें देखो उदाहरण क्या है मेरे पास कि ईंधन का जलना, मतलब जो ईंधन जलता है जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, मेरा क्या बोलते हैं चारकोल में बदल जाता है, मेरा क्या बदलता है, मेरा चारकोल में बदल जाता है, ठीक है ना। यही होता है मेरा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया, उसमें आता है उसके बाद क्या रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक या एक से अधिक मतलब एक से अधिक या एक से मतलब एक या एक से अधिक जब रासायनिक अभिक्रिया मिलता है तो उससे क्या मतलब परस्पर मिलता है कोई भी तत्व होकर व्यवस्थित होता है, उसका निर्माण करता है, उसको क्या बोला जाता है भौतिक रासायनिक गुण पदार्थों की सर्वथा भिन्न हो जाते हैं, भिन्न होते हैं, इसको क्या बोला रासायनिक अभिक्रिया बोला गया। क्या बोला जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया कब बोला जाता है, देखो आप लोग इनमें थोड़ा लॉन्ग डिफिनेशन आता है, इसको एग्जांपल के समझते हैं इसको पहले हम, ठीक है ना। एग्जांपल में क्या बोल देखो कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम दीवान का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो ये जो मेरा परिवर्तित हुआ मेरा क्या हुआ रासायनिक अभिक्रिया हुआ।
वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। वही जो आप लोगों को बताएं भी हम कि जो मेरा दिख रहा है आप लोगों को ये डिफिनेशन ये मेरा क्या होता है बहुत लंबा हो जाता है, जिसके कारण कि हम लोग को याद नहीं रहता है जल्दी बस से। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझ के रखना है कि इसमें ऐसा होता है और इसको बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया क्या कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को दहन किया था उसमें क्या बन जाता है मेरा कि उसमें मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड में बन जाता है। मतलब इसमें जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोला जाता है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है उसको, ठीक है ना। क्या बोला जाता है इसको, रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। अगला क्या बोल रहा है कि संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है, मतलब क्या बोल रहा है कि इसको हम संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे लिखना है देखो, पहले आप लोग क्या करना है, इसे सब समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि होती है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा अभिक्रिया हुआ जिसे क्या हम जला रहे थे, तो मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे थे उसमें से मेरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे थे और मेरा क्या बन रहा था, मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा था। ये जो मेरा बना ये मेरा समीकरण जो बना इसको क्या बोला गया, मेरा ऊपर दी गई अभिक्रिया के शब्द समीकरण के प्रकार होंगे। मतलब जो दिख रहा है क्या है, मेरा शब्द समीकरण है, इसी को बोलता है शब्द समीकरण, ठीक है ना। ऐसे समीकरण लिखाता है और जिसकी उपस्थिति में हम जला रहे हैं उसको क्या करना है, उसको यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है ना। और जो मेरा बनेगा क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। आप देखो अब क्या बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन की ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जिसमें मेरा परिवर्तन हो रहा है, जैसे देखो मेरा परिवर्तन किसमें हो रहा है, देखो इस मेरा क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मेरा क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो मेरा क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम रिबन में मेरा क्या हो रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। तो जिस पदार्थ में मेरा परिवर्तन होता है, जिस मतलब तीर के जिस साइड में मेरा परिवर्तन होता है उसको क्या बोला जाता है, मेरा अभिकारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, अभिकारक बोला जाता है। और जो पदार्थ का मेरा निर्माण होता है उसको क्या बोला जाता है, मतलब जो मेरा जिस पदार्थ का मेरा निर्माण हो उसको क्या बोला गया, इसको बोला गया क्या, अभिकार, मतलब इसको उत्पाद बोला गया। क्या बोला गया इसको उत्पाद बोला गया, ठीक है ना। जो में जिस चीज का मेरा निर्माण हुआ उसको क्या बोला गया, हाँ वो उत्पाद। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। मतलब जिसका मतलब निर्माण उसको क्या बोला जाता है, उसको उत्पाद बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि सब समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उसके मध्य एक तीर का निशान लगा कर दर्शाया जाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अभिकारक और जो उत्पाद होता है, मतलब ये जो मेरा क्या है, ये मेरा अभिकारक है, ये मेरा क्या है, मेरा उत्पाद है। इसको मतलब इसके बीच में क्या करना है हमको, तीर का निशान लेकर के इसके अभिक्रिया को मेरा क्या करते हैं, दर्शाया जाता है, ठीक है ना। क्या करके अभिक्रिया को किस दर्शाया जाता है, जिससे इसको दर्शाया जाता है, वही बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि अभिकारक के बीच योग का चिन्ह लगाकर उसके बाईं ओर एनालिसिस लिखा जाता है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो मैंने यहाँ पर लिखा, ये मैं जितना यहाँ पर लिखा इसको क्या किया जाता है कि जितना भी मेरा तत्व इसमें रहेगा या फिर मेरा कुछ भी रहे इसमें से, उसमें सबको क्या करना है, ऐड कर देना है हमको, ठीक है ना। तो इसको मतलब क्या करना है, प्लस का साइन दे देना है। उसको हम साइड को क्या लिखते हैं हम लोग, तो इसको हम एलएचएस लिखते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब एलएचएस इसको लिखते हैं हम। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसी प्रकार उत्पाद के बीच में योग का चिन्ह लगाकर दाईं ओर आरएचएस लिखा जाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो मेरा बनता है, ये जो मेरा बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर इसमें से मेरा कोई और भी तत्व होता है इसमें क्या करते हैं, इसको ऐड करके लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको इसमें भी इसी तरह होता है। तो इसमें से होता क्या मेरा, और इसको किससे दर्शाया जाता है, तो इसको हम लोग आरएचएस से दर्शाते हैं। किससे, आरएचएस से इसको हम दर्शाते हैं, मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है ना। राइट हैंड साइड से इसको हम दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो यही होता है रासायनिक अभिक्रिया और उसको लिखने का तरीका। तो देखो जैसे यहाँ क्या लिखे, देखो यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं कि तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। मतलब तीर का सिरा होता है वो हमेशा किस टाइप का होता है, किस साइड होता है, मेरा देखो तो तीर का जो सिरा है मेरा किस साइड में है, तो मेरा उत्पाद के साइड में है, ठीक है ना। तो तीर का सिरा होता है क्या होता है, हमेशा मेरा उत्पाद के साइड में होता है, ठीक है ना। ये मेरा कभी भी इस साइड में मेरा नहीं होगा, मतलब इसका मुंह कभी भी इधर मेरा नहीं होगा, ठीक है ना। वही बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है उसके बाद, तो देखो कि शब्द की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त में उपयोगी बनाया जा सकता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके शब्द के जगह पर हमको क्या करना है, उसके आधार पर लिख करके हम संक्षिप्त के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये जो हम लिखे यहाँ पर शब्द के रूप में, तो इसको जो यहाँ शब्द के रूप में लिखे हैं इसको क्या कहा जाता है, इसको हम मतलब सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं इसको। जैसे देखो कि मैग्नीशियम रिबन क्या बोला जाता है इसमें से, देखो तो इसको हम लोग Mg बोलते हैं, ठीक है ना। मैग्नीशियम रिबन क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब मैग्नीशियम क्या बोलते हैं, Mg बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, ठीक है ना। और जो मेरा उत्पाद है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो MgO बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, MgO बोलते हैं।
वही बोल रहा है कि इसको हम लोग शब्दों की जगह पर इसको हम सूत्र के आधार पर भी लिख सकते हैं, इसको इसी तरह से लिख भी सकते हैं। तो देखो उसके बाद क्या बोल रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि अभिक्रिया में ना ही मतलब क्या होता है इसमें से कि जो मेरा एलएचएस होता है कि जो मेरा अभिकारक साइड में जो मेरा जितना होता है, मतलब जितना मेरा एलएचएस में होता है वो एलएचएस और आरएचएस मेरा क्या होता है, दोनों मेरा क्या होता है बराबर होता है इसमें से, ठीक है ना। वही मतलब बोला गया, ठीक है ना, क्या होता है इसमें से दोनों मेरा बराबर होता है, वही बोल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि द्रव्यमान के बराबर होते हैं, या आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया में पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि मतलब दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया में इसके पहले मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसके पहले क्या होता है, तत्वों का जो परमाणु संख्या होता है वो क्या रहता है, वो समान रहता है, मतलब जो उसका रहता है रियल वही रहता है उसमें से, ठीक है ना, वही बोल रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इसलिए इसे कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जैसे देखो ये जो मैंने लिखा यहाँ पर, जो मैंने mg लिखा, mg प्लस O2 लिखा, उसके बाद क्या लिखा हम लोग MgO लिखा, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग इसमें क्या होता है मेरा, देखो कि दोनों साइड मेरा बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ से मेरे पास दोनों साइड मेरा बराबर होना चाहिए, वही बोल रहे हैं। तो देखो मेरा mg तो mg एक मेरा इसमें से दिख रहा है, लेकिन देखो यहाँ ऑक्सीजन मेरा क्या है, यहाँ मेरा ऑक्सीजन मेरा यहाँ दो पर दो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरा एक ही ऑक्सीजन यहाँ पर दिख रहा है मेरा, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है आप लोगों को संतुलित करने के लिए इसको यहाँ दो लगा देंगे और यहाँ पर भी दो लगा देंगे और यहाँ पर भी हम दो लगा देंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा संतुलित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ दिखाया गया है कि आगे चले पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं कि इसलिए सब समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। देखो जो सब समीकरण होता है, देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा शब्द समीकरण है, ठीक है ना। इसको क्या किए हम लोग, देखो जैसे कि हम लोग बताए हैं आप लोग आपको कि इसको हम समीकरण के सूत्र के अनुसार लिख सकते हैं। देखो तो वही यहाँ पर किया है कि जिंक को क्या लिख दिया, जेड लिख दिया है। जिंक का क्या होता है सूत्र, जेडन होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, तो H2SO4 होता है, और जो जिंक सल्फेट होता है उसका क्या होता है, ZnSO4 होता है, और हाइड्रोजन का मेरा H2 होता है। तो इसका चलिए पढ़ते इसको संतुलित कैसे करते हैं हम इसको, मतलब जो होता है रासायनिक जो भी होता है क्योंकि सूत्र को क्या करना है, हमको संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तभी मेरा दोनों साइड में LHS और RHS हमेशा बराबर रहेगा। तो क्या करना है हमको इसको संतुलित करने के लिए, देखो सबसे पहले तो देखो ये क्या बोल रहा है कि यदि मेरा जिंक में अभिकारक में अगर मेरा एक है, अभिकारक में परमाणु की संख्या अगर मेरा एक है, ठीक है ना, तो क्या होगा मेरा RHS में भी मेरा क्या होगा, मेरा RHS में मेरा एक ही रहेगा, ठीक है ना, उससे मेरा दो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर मेरा क्या है, एक ही मेरा यहाँ जिंक दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर भी मेरा क्या है, मेरा एक ही जिंक है, मतलब ये दोनों मेरा बराबर है। वही बोल रहा है कि दोनों में क्या रहना है, मेरा सेम रहना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हाइड्रोजन में भी अगर मेरा दो है, ठीक है ना, तो मेरा क्या होगा, RHS में मेरा क्या रहना चाहिए, इसमें दो मेरा रहना चाहिए। देखो इससे मेरा क्या है कि मेरा यहाँ पर भी मेरा क्या है H2 है, और यहाँ भी मेरा क्या है, मेरा H2, मतलब ये दोनों मेरा बराबर है, ठीक है ना, ये तो दोनों सेम रहना चाहिए दोनों में। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि देखो जो मेरा सल्फर है वो भी मेरा क्या है, इसमें से मेरा 1 है, और ये मेरा क्या 1 है। देखो मेरा सल्फर है, मेरा क्या है, इसमें से मेरा 1 है, और इसमें मेरा क्या है, इसमें मेरा 1 है, ये मेरा सही है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि देखो ऑक्सीजन मेरा इसमें 4 पीस है, देखो मेरा क्या है, इसमें 4 है, इसमें मेरा क्या है, इसमें भी मेरा 4 है, मतलब क्या है मेरा, ये मेरा क्या समीकरण, ये मेरा संतुलित है। क्या है मेरा, जो आपको समीकरण दिख रहा है मेरा क्या है, मेरा संतुलित है, ठीक है, मतलब ये मेरा संतुलित समीकरण है। देखो आगे पढ़ते हैं लोग क्या बोल रहे हैं, समीकरण के तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व को एक परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यही संतुलित समीकरण है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि तीर के निशान दोनों साइड में क्या है, बराबर है। मतलब जो ये तीर का निशान आपको दिख रहा है, ये जो आपको तीर का निशान दिख रहा है यहाँ पर, इसके इस साइड में भी और इस साइड में मेरा क्या है, दोनों साइड मेरा बराबर है। मतलब LHS इक्वल टू क्या है मेरे पास, तो LHS इक्वल टू मेरे पास क्या है, RHS है, ठीक है ना, RHS है मेरे पास, ठीक है ना, क्या है, दोनों साइड मेरा बराबर है। तो वही बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है मेरे पास कि अब यह निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास कीजिए। मतलब क्या दिया है मेरे पास, देखो तो मेरे पास एक दे दिया है, क्या तत्व दे दिया गया मेरे पास, क्या कि ये मेरा एक तत्व दे दिया गया है, इसमें क्या करना है आप लोगों को, तो मैं इसको संतुलित करना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या दिया गया मेरा, तो देखो मेरा Fe दिया गया, लेकिन देखो यहाँ पर ये मेरा 3 यहाँ ऊपर नहीं है, मेरा नीचे 3 यहाँ लिखा जाता है, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है मेरा। तो देखो यहाँ पर मेरा F क्या है, मेरा यहाँ 3 ठो है, लेकिन यहाँ पर मेरा एक ही है, ठीक है ना। क्या करना है आप लोगों को, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को 3 लगा देना, ठीक है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है मेरे पास, देखो कि जो मेरा H2 है वो मेरा क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मेरा 2 है, ये मेरा सही है, ठीक है ना। उसके बाद देखो कि जो मेरा O है वो मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा 4 O2 है, और लेकिन यहाँ पर मेरा क्या है कि यहाँ मेरे पास 1 है, यहाँ पर मेरा क्या है कि 4 है, ठीक है ना।
यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर 4 है। तो क्या करना है आप लोगों को कि यहाँ पर मेरा बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को कि अगर यहाँ आपको बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मेरा 4 ऑक्सीजन यहाँ पर मतलब बराबर होगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ 4 लगाइए सबसे पहले, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, देखो अब देखो हम यहाँ पर 4 लगा दें, फिर से आपको क्या करना है, पूरे को देखना है कि मेरा सही है कि नहीं है। देखो तो मेरा Fe क्या है मेरे पास, ये 3 है, यहाँ पर मैंने 3 पहले से लगा चुका था, ठीक है ना। और यहाँ क्या करना है आपको 4 लगा देना है। देखो 4 जब हम लगाते हैं तब मेरा क्या होता है कि जो हाइड्रोजन तो हमें क्या हो जाता है, मेरा 8 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है 4 लगा देना, ठीक है ना। इस प्रकार से मेरा क्या होता है, संतुलित हो जाता है। देखो अब देखो आप लोग फिर से, तो मेरा 3 Fe हो गया, ये मेरा 3 Fe हो गया यहाँ पर। उसके बाद मेरा क्या हो गया कि 4 गुना 8 मेरा H2 हो गया, और मेरा 4 गुना 8 क्या हो गया, H2 हो गया। देखो तो यहाँ पर मेरा होता है मतलब तत्व के जो साइड में लिखा हुआ रहता है वो O, और जो नीचे रखा रहता है मेरा H के नीचे से लिखा गया है मेरा 2 यहाँ पर, ये क्या होगा, दोनों मेरा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो इस तरह क्या हो गया मेरा ये संतुलित हो गया समीकरण, ठीक है ना। इसी तरह से क्या होता है कि मेरा जो समीकरण होता है संतुलित किया जाता है इसी प्रकार से, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। देखो इसका क्या करना है समीकरण, देखो तो इसका देखो समीकरण के बारे में समझाया कि कैसे इसको आप लोगों को करना है। देखो स्टेप बाय स्टेप आप लोग को यहाँ पर देखना है। क्या करना है, सबसे पहले आप लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्रों के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। मतलब जो ये सूत्र जो लिखा गया है क्या करना है आपको, चारों में बॉक्स का पहले बना लेना है आप लोगों को। क्या करना है, इसमें एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है, चारों का। बॉक्स के अंदर आप लोग को यहाँ छेद कर लेना है। चलो क्या बोल रहा है चरण 2 में कि असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों को परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। मतलब जो मेरा तत्व दिया गया है उसको क्या करना है आपको, सूची बना लेना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर सूची बना लेना है तत्व लिख करके, और एनालिसिस लिख करके यहाँ पर लिख देना, आयरन लिख के यहाँ लिख देना है। तो देखो इसमें क्या करना है फिर आप लोगों को, जैसे मेरा Fe मेरा इसमें से देखो इसमें मेरा क्या दिया गया है, देखो कि जो मेरा Fe दिया गया है वो मेरा क्या दिया गया है मेरे पास, मेरा 1 दिया गया है Fe, ठीक है ना। तो Fe मेरा क्या है, मेरा 1 है, और इसमें मेरा जो H2 है मेरा क्या है 2 है, और मेरा मेरा इसमें से 1 है। अब देखो इसमें से, तो इसमें मेरा क्या दिया है, देखो Fe मेरा इसमें से क्या दिया है मेरे पास, इसमें से मेरा 3 दिया है, ठीक है ना। Fe मेरा क्या है, इसमें से 3 है, और मेरा जो O है इसमें मेरा क्या है, मेरा 4 ठो है, और जो मेरा हाइड्रोजन कितना है मेरा इसमें से मेरा 2 है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लिख लेना है यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, देखो तो चरण 3 में क्या बोल रहे हैं कि सुविधा के लिए सबसे पहले अधिक परमाणुओं वाले यौगिकों को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। मतलब सबसे ज्यादा जिसका मतलब यौगिक है, परमाणु है, अधिक है, उसको आपको सबसे पहले लिखना है, मतलब सबसे पहले उसका संतुलित करना है। उसे यौगिक के सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस अध्याय में हम Fe2O3 और इसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। मतलब जो मेरा क्या है, मेरा ये जो मेरा उत्पाद की ओर है, मतलब जो मेरा दिख रहा है आप लोगों को उत्पाद की ओर, ये मेरा क्या है, मेरा सबसे ज्यादा मतलब दिख रहा है। तो इसमें से क्या करना है, सबसे पहले इसी को मेरे को उठाना है, ठीक है ना। तो फिर देखो उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन की 4 परमाणु है, जबकि बाईं ओर केवल 1 ऑक्सीजन परमाणु के संतुलित करने के लिए अब देखो क्या करना है, क्या करना है, देखो क्या करना है, ऑक्सीजन के परमाणु को आप लिख देना पहले क्या कि देखो इसमें मेरा क्या है, तो देखो जो मेरा ऑक्सीजन इसमें से कितना है, मेरा इसमें से ऑक्सीजन मेरा 4 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। कितना है मेरा, यहाँ पर मेरा 4 ऑक्सीजन इसमें से दिया गया, ठीक है ना। कितना 4 ऑक्सीजन मेरे पर यहाँ पर दिया गया। तो क्या करना है आप लोगों को कि प्रारंभ में जैसे मेरा ऑक्सीजन के परमाणु है प्रारंभ में और संतुलित करने के बाद, तो मेरा प्रारंभ में क्या था, मेरा 1 था, यहाँ अभिकारक में कितना है, मेरा 1 है, देख लीजिए। और जो मेरा उत्पाद में है उसमें कितना दिया गया है मेरा, तो 4 ऑक्सीजन है मेरे पास, कितना है 4 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि हमको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन कितना है, मेरा यहाँ पर, तो मेरा यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर मेरा 4 ऑक्सीजन है। क्या करना पड़ेगा, इसको हमको बराबर करना पड़ेगा। तो जिस साइड में ज्यादा होता है उसके मतलब बैक साइड में क्या करना है हमको, मतलब उसके पहले साइड में जहाँ पर 1 है वहां पर हमको 4 करना है, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है ना, इसी तरह से हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ जब 4 दिए तो क्या हुआ कि तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हो गया, ठीक है ना। ये मेरा मतलब दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखो इसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्या करना है कि यदि हम यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों को सूत्रों में नहीं बदल सकते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो परमाणु संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों का यौगिक नहीं बदल सकते। मतलब जो ये मेरा यौगिक किसको बोला जाता है कि जो नीचे में होता है, मतलब जैसे ऑक्सीजन तो उसके नीचे में मेरा 4 तो उसको हम नहीं बदल सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, अलग से मतलब यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि हम उसको मतलब यौगिकों को हम नहीं बदल सकते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4 H2O लिख सकते हैं, ये लेकिन H2O या H2O1 नहीं लिख सकते। देखो तो वही बोले हम, क्या करना है, ये मेरा चेंज कभी नहीं होता है, यहाँ पर मेरा कभी नहीं लिखाता है, कहाँ लिखाता है मेरा, यहाँ पर लिखाता है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि आंशिक रूप से संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा। तो समीकरण आपको दिखाते सबसे पहले हम, तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है, मेरा मतलब संतुलित किया हुआ मेरा समीकरण है, ठीक है ना। क्या है ये मेरा संतुलित किया हुआ समीकरण। देखो क्या क्या किया है कि मेरा Fe था और H2O था, तो उसको क्या किया गया, इसको चेंज किया गया किसमें, तो जैसे Fe3O4 था, यहाँ पर ऑक्सीजन मेरा कितना था, यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन 4 था, यहाँ पर हम 4 लगा के क्या किए, ऑक्सीजन को यहाँ पर 4 कर लिए, और मेरा हाइड्रोजन कितना है, मेरा 8 है, और यहाँ पर मैं कितना, यहाँ पर मेरा 8 होगी, ठीक है ना। और मेरा Fe मेरा 3 है, तो यहाँ पर क्या करना हमको, यहाँ पर हमको 3 लगाना पड़ेगा। अभी आगे इसके बारे में देखेंगे हम, तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम तो क्या बोल रहे हैं कि Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, मतलब जो Fe है और Fe है और जो परमाणु के संतुलित नहीं है, तो Fe और H क्या है, अभी संतुलित नहीं है। देखो तो Fe में मेरा कितना है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर मेरा कितना है, यहाँ पर मेरा 3 है Fe, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि Fe मेरा यहाँ पर 3 है और यहाँ पर मेरा 1 है, और यहाँ पर अगर ये मेरा नहीं दिया हुआ रहता तो मेरा क्या रहता, ये मेरा सिर्फ H2 रहता, ठीक है ना, इसमें मेरा H2 रहता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं कि अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण को हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के बराबर करने के लिए दाईं और हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 से 4 कर देंगे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि देखो जब हम यहाँ पर हम 4 जब लगाए यहाँ पर, तो मेरा क्या हुआ कि जो मेरा ऑक्सीजन था वो मेरा यहाँ पर पूरा हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर मेरा 4 ऑक्सीजन, लेकिन मेरा क्या हुआ कि जो ये मेरा हाइड्रोजन था यहाँ पर क्या हो गया, मेरा हाइड्रोजन मेरा 8 हो गया, यहाँ पर मेरा क्या यहाँ 2 ही था। क्या किया, इसको हम संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम 4 लगा दिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किया हम लोग, यहाँ पर 4 लगा दिए, ये क्या हो गया, मेरा हाइड्रोजन भी यहाँ संतुलित हो गया मेरा, ठीक है ना। तो देखो क्या किया, देखो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या, देखो प्रारंभ में मेरा क्या था, अभिकारक में मेरा कितना है, मेरा देखो 8 है अभिकारक में, लेकिन जो मेरा था उत्पाद में कितना था, मेरा वहाँ पर 2 था, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमको कि जिसमें कम रहता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बराबर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा 8 है, तो 8 से गुना 8 में लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, गुणांक को यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि असंतुलित करने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों मेरा बराबर हो जाएगा, मतलब देखो जब 4 से गुना करेंगे तो मेरा क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अब समीकरण मेरा क्या बन जाएगा, तो देखो समीकरण मेरा क्या बन जाएगा, देखो कि मेरा Fe है और 4 H2O भी हो गया, मेरा 4 H2 भी हो गया, और Fe मेरा बराबर हो गया, लेकिन बच गया मेरा कौन, अभी तीसरा मेरा बच गया, अभी मेरा Fe बच गया सिर्फ, ठीक है ना। तो इसको संतुलित करेंगे अभी हम, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि ऊपर दिए गए समीकरण में जांच कीजिए तथा तीसरे तत्व चुन लीजिए, और अब तक असंतुलित आप पाएंगे कि केवल लोहा ही तत्व है, इसे संतुलित करना शेष है। देखो तो क्या हम ही बोले कि जो Fe हो मेरा संतुलित अभी तक नहीं हुआ है, तो इसको भी संतुलित करेंगे अभी हम, ठीक है ना। देखो किसे करना संतुलित, तो देखो तो मेरा जो Fe हो मेरा कितना था, मेरा उसमें से देखो तो Fe मेरा कितना है, उसमें 1 है, देखो यहाँ पर मेरा Fe कितना है, यहाँ पर 1 है Fe, और यहाँ पर Fe मेरा कितना है, यहाँ पर मेरा Fe 3 है। क्या करना पड़ेगा हमको, 3 करना पड़ेगा 1 को, ठीक है ना, उत्पाद के बराबर करना पड़ेगा। देखो क्या किया हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पर मेरा 3 था ही, तो क्या दोनों मेरा संतुलित हो गया, तो मेरा क्या संतुलित समीकरण के रूप में मेरा आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या बोल रहे हैं, देखो कि Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe के 3 गुना परमाणु से परमाणु लेते हैं। क्या करना है, यहाँ पर 3 को परमाणु लेना है, तो क्या हो जाएगा मेरा ये संतुलित हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि अंत में हम इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या का परिकलन करेंगे। तो देखो अब क्या करना है, परिकलन करना है। तो देखो मेरा Fe में कितना हो गया, 3 हो गया मेरा Fe, यहाँ पर भी मेरा क्या है 3 Fe है मेरा यहाँ पर, ठीक है ना। और मेरा H2O कितना हो गया, यहाँ पर मेरा देखो मेरा H2 मेरा कितना हो गया, 4 हो गया, H2 मेरा यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है ना। और जो मेरा ऑक्सीजन था वो मेरा क्या हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, जहाँ पर भी मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया, मेरा 4 हो गया। मतलब ये जो होता है ये दोनों में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है तो क्या होता है, ये मेरा दोनों में मल्टीप्लाई होता है, ये जो यहाँ लिखा जाता है इसमें भी गुना होगा और मेरा वो भी में गुना होगा, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, समीकरण में दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, मतलब जो दोनों ओर होता है तत्वों की संख्या क्या होता है, मेरा बराबर होना चाहिए हमेशा समीकरण, संतुलित समीकरण में। अतः यह समीकरण अब संतुलित है, मतलब ये क्या है, मेरा समीकरण मेरा संतुलित हो गया, ठीक है ना, मेरा संतुलित हो गया। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। मतलब ये जो हम इतना प्रोसेस किए इसको क्या बोला जाता है, हीट एंड ट्रायल विधि इसको बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है इसको, हीट एंड ट्रायल विधि। अब क्या बोला चरण 7 में, देखो कि भौतिक अवस्था के संकेतों को लिखना ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए। तो क्या बोल रहा है कि जो तुम अभी जो वहां पर भौतिक अवस्था जिसे हम लिखे हैं उसका समीकरण जो हम बनाए हैं उसको अच्छे से जांच करना पहले, ठीक है ना।
तो क्या बोल रहे हैं, क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है? तो हाँ, हमें उसके बारे में ज्ञान होता है, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि समीकरण में उनके भौतिक अवस्थाओं में कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण के अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारक तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो फिर क्या बोल रहे हैं कि अभिकारक तथा उत्पाद की गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्था में क्रमशः ग्राम, तो देखो जो गैसीय फॉर्म में होता है क्या बोलते हैं, ग्राम में भी इंडिकेट किया जाता है, और जो मतलब मिक्सचर में होता है उसको AQ से दर्शाया जाता है, इसका मतलब एक्वा होता है, मतलब जो जल होता है उसको एक्वा से दर्शाया जाता है, और जो मेरा लिक्विड होता है उसको S से दर्शाया जाता है, मतलब सॉलिड को मतलब मेरा S से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। सॉलिड उसको किस दर्शाया जाता है, मेरा S से दर्शाया जाता है, और जो मेरा लिक्विड में होता है उसको AQ से दर्शाया जाता है, और जो मेरा गैस में होता है उसको हम G से दर्शाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम एक्वा लिखते हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो वही बोले कि जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम एक्वा बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एक्वा लिखते हैं। संतुलित समीकरण किस प्रकार से है, तो क्या है मेरा संतुलित समीकरण है, मेरा क्या है, संतुलित समीकरण है ये मेरा, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ध्यान दीजिए समीकरण H2 के साथ G चिन्हित का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। क्या किया गया है, देखो यहाँ पर कि जो मेरा H2 है उसमें क्या किया गया है मेरा कि G का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये मेरा गैसियस फॉर्म में रहता है, ये मेरा लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता है इस टाइम पर, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि प्रायः यह रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था में शामिल नहीं किया जाता है तब तक यह आवश्यक ना हो। कभी कभी अभिक्रियाओं में परिस्थितियों जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर यह दर्शाया जाता है। जैसे देखो क्या किया गया, देखो यहाँ पर कि जब जो हम ताप देते हैं, ठीक है ना, उसको क्या किया जाता है कि इस तीर के ऊपर हमको यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, देखो सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, मेरे पास 340 एटम लिखा गया, क्या 340 एटम, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बुलाया था, ATM क्या बोला था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जा रहा है इसमें। ये मेरा क्या बन जा रहा है, मतलब 8 होकर के जब CO और हम जब H2 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा CH3OH बन जाएगा, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं। देखो दूसरा में क्या है मेरे पास, और ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये मेरा किस चीज़ का है समीकरण, तो ये मेरा ग्लूकोज का समीकरण है, ठीक है ना। नहीं हाँ, इससे मेरा क्या बनता है, मेरा इससे ग्लूकोज बन जाता है। जो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को 12 गुना H2O को हम मिलाते हैं तो मेरा क्या बन जाता है, उसकी उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में मेरा ये ग्लूकोज बन जाता है, और ये मेरा ऑक्सीजन छोड़ देता है, और 6 गुना मेरा H2O निकाल देता है, और बन जाता है मेरा इसी तरह से। ये मेरा हुआ रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण पूरा खत्म। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, और इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो में समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, विलयन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, और उपचयन क्या होता है। इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।